सिंगापुर के हवाई अड्डे से यात्रियों से भरा एक विमान सुरक्षित रूप से उड़ान भरता है। उसका गंतव्य अमेरिका था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक विमान एक भीषण तूफान में घिर जाता है। तेज बिजली गिरने से विमान के कई महत्वपूर्ण तकनीकी सिस्टम खराब हो जाते हैं। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि पायलट को मजबूरन आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लेना पड़ता है। विमान को एक सुनसान और दूर दराज द्वीप पर उतारा जाता है। शुरुआत में यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लगता है कि वे सिर्फ तूफान से बच निकले हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू होना था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस द्वीप पर बेहद खतरनाक और निर्दयी लोग रहते हैं। ऐसे लोग जो किसी भी सरकार या कानून को नहीं मानते। यहां तक कि किसी भी देश की सेना भी वहां जाने से कतराती है। अब सवाल यह है कि क्या ये सभी लोग इस खतरनाक द्वीप से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां हम ब्रैड नाम के पायलट को देखते हैं। वह तेजी से विमान की ओर बढ़ रहा होता है और वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। डेनियला उससे थोड़ी नाराज है क्योंकि उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ब्रैड उसे भरोसा दिलाता है कि अमेरिका पहुंचते ही वे जरूर मिलेंगे। इस बातचीत में पिता और बेटी के बीच का प्यार और चिंता साफ दिखाई देती है। इसके बाद ब्रैड विमान के केबिन में पहुंचकर को पायलट डेल से मिलता है। डेल थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि वह पहली बार उड़ान भरने वाला था। कुछ ही देर बाद एयरलाइन कंपनी के मौसम विभाग का प्रमुख कैप्टन को सूचना देता है कि आज उन्हें बहुत खराब मौसम का सामना करना पड़ेगा, खासकर साउथ चाइना सी के ऊपर मौसम बिगड़ने की पूरी संभावना है। यह सुनकर कैप्टन सुझाव देते हैं कि विमान को किसी वैकल्पिक मार्ग से ले जाया जाए ताकि जोखिम कम हो, लेकिन कंपनी की ओर से साफ इनकार कर दिया जाता है। वजह बताई जाती है कि रूट बदलने पर लगभग 18,000 लीटर अतिरिक्त ईंधन लगेगा। साथ ही यह भी बताया जाता है कि आज की उड़ान में यात्रियों की संख्या कम है, इसीलिए कंपनी चाहती है कि कम से कम खर्च में विमान को अमेरिका पहुंचाया जाए ताकि लाभ बना रहे। तब एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है। वहां एक पुलिस अधिकारी उसे बताता है कि आपात स्थिति के कारण उसे एक आरोपी को अपने साथ ले जाना होगा, जिसका नाम टोनी है। टोनी एक बेहद ताकतवर और खतरनाक व्यक्ति है, जिस पर हत्या का आरोप है। उसे विमान के जरिए दूसरे देश ले जाया जा रहा है ताकि उसे उम्र कैद की सजा के लिए जेल में डाला जा सके। अधिकारी ब्रैड से कहता है कि यह जिम्मेदारी उसे इसलिए दी जा रही है क्योंकि वह एक काबिल और समझदार पायलट है। आरोपी के साथ एक पुलिसकर्मी हमेशा मौजूद रहेगा। पुलिस अधिकारी कैप्टन से अनुरोध करता है कि उन्हें सबसे पीछे की सीट दी जाए ताकि वे आम यात्रियों से अलग रहें। कैप्टन उनकी बात मान लेते हैं और उन्हें बिल्कुल पीछे की सीट दे दी जाती है। इसके बाद सभी यात्रियों को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा जाता है। कैप्टन सभी क्रू मेंबर्स को निर्देश देते हैं कि वे उस आरोपी से दूरी बनाए रखें, क्योंकि वे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। सभी जांच पूरी होने के बाद उड़ान टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे विमान सिंगापुर से उड़ान भरता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहता है। वाइस कैप्टन डेल अपने परिवार के बारे में बात करने लगता है। ब्रैड उसे अपने मोबाइल में बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। काम की वजह से वे साथ नहीं रह पाते। उसकी बेटी अमेरिका में ही रहती है और आज वह उससे मिलने जा रहा है। डेल पूछता है कि पत्नी और बेटी से दूर रहना कितना मुश्किल होता होगा। इस पर ब्रैड बताता है कि उसकी पत्नी 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी है। यह कहते हुए वह भावुक हो जाता है और कहता है कि इस दुनिया में अब उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। दूसरी ओर विमान में बैठे यात्री सफर का आनंद ले रहे होते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है। केबिन में बैठे दोनों पायलट भी सामान्य बातचीत कर रहे थे और विमान स्थिर रूप से उड़ रहा था। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और विमान हल्के झटके लेने लगता है। ब्रैड को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत घोषणा करता है कि सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध लें। वह रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम के कारण सभी रेडियो सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। अचानक एक तेज बिजली विमान से टकराती है। विमान जोर जोर से हिलने लगता है। ब्रैड यात्रियों की स्थिति देखने के लिए केबिन से बाहर आता है। यात्रियों को सुरक्षित देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन धीरे धीरे विमान की लाइटें बंद होने लगती हैं और फिर से तेज झटके लगते हैं। एक झटके में ब्रैड का सिर ऊपर की छत से टकराता है और वह नीचे गिर जाता है। उसके माथे पर चोट लग जाती है। हालात बेहद डरावने हो चुके थे और यात्रियों की हालत खराब होने लगी थी। ब्रैड तुरंत वापस केबिन में लौटता है और डेल के साथ मिलकर विमान को संभालने की कोशिश करता है। बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रैड कहता है कि उन्हें विमान को नीचे लाना होगा क्योंकि एक और झटका लगा तो विमान पूरी तरह तबाह हो सकता है। वे तुरंत विमान की ऊंचाई कम करने लगते हैं और विमान तेजी से नीचे उतरने लगता है। अंदर बैठे यात्री बुरी तरह डरे हुए थे। इसी दौरान आरोपी टोनी के साथ आया पुलिस अधिकारी का मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है। वह मोबाइल उठाने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। उसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे बढ़ती है, लेकिन क्योंकि विमान तेजी से नीचे जा रहा था, सीट बेल्ट खुलते ही वे दोनों ऊपर उछलकर छत से टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है।
कुछ देर बाद विमान काफी नीचे आ जाता है और किसी तरह दोनों पायलट मिलकर उसे नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन लगातार बिजली गिरने की वजह से विमान के कई सिस्टम अब भी काम नहीं कर रहे थे। बिजली गिरने की वजह से विमान के कई अहम तकनीकी सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुके थे। इसी कारण ब्रैड अब विमान को किसी एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता था। हालात को देखते हुए वह विमान को नीचे लाकर समुद्र में क्रैश लैंडिंग करने का फैसला करता है। लेकिन समुद्र की ऊंची और तेज लहरों को देखकर साफ था कि बचने की संभावना बहुत कम है। तभी कैप्टन की नजर दूर एक द्वीप पर पड़ती है। उन्हें नहीं पता था कि वह कौन सी जगह है, लेकिन अगर जिंदा बचना था तो वहीं उतरना एकमात्र विकल्प था। किसी तरह वे विमान को उस द्वीप की ओर मोड़ते हैं। क्रैश लैंडिंग से ठीक पहले ब्रैड बेहद सावधानी से विमान को द्वीप की एक सड़क पर सुरक्षित उतार देता है। हालांकि इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और कभी भी विस्फोट हो सकता था, इसलिए ब्रैड तुरंत सभी यात्रियों को तेजी से विमान से नीचे उतरने का आदेश देता है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, एक पुलिस अधिकारी और दूसरा विमान का एक क्रू मेंबर। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एयरलाइन कंपनी के मुख्यालय में जैसे ही यह खबर पहुंचती है, कंपनी के मालिक टैरी तुरंत एक आपात बैठक बुलाते हैं। उन्हें जानकारी मिलती है कि सिंगापुर से उड़ान भरने के बाद विमान फिलीपींस के किसी इलाके में लापता हो गया है, लेकिन सटीक लोकेशन किसी को भी पता नहीं है। टैरी तुरंत डेविड नाम के एक विशेष रेस्क्यू अधिकारी को बुलाते हैं और विमान को खोजने व यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी उसे सौंपते हैं। डेविड यह सुनकर हैरान होता है कि इतने खराब और खतरनाक मौसम में उड़ान की अनुमति किसने दी। वह गुस्से में कहता है, इतना भयानक तूफान था, फिर भी किसने इजाजत दी? वीडियो कॉल पर कंपनी प्रोटोकॉल अधिकारी जवाब देता है कि यह एयरलाइन की नीति के अनुसार था। यात्रियों की संख्या कम थी, इसलिए वही रूट सबसे बेहतर समझा गया। हमें लगा वे सुरक्षित निकल जाएंगे। इस पर डेविड तीखे लहजे में कहता है, आपको लगा? क्या आप मौसम के विशेषज्ञ हैं? और कितना ईंधन बचाया? जवाब मिलता है 12,000 लीटर। डेविड कहता है, अगर यात्रियों को कुछ हुआ तो इसकी कीमत 10 गुना चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वह बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है, क्योंकि हर मिनट कीमती था। विमान फिलीपींस के पश्चिमी हिस्से के उस क्षेत्र में लापता हुआ था जहां आतंकवादी समूहों का दबदबा है। अगर वहां के लोगों ने यात्रियों को बंधक बना लिया तो उनका जीवित लौटना लगभग नामुमकिन हो सकता था। डेविड 4 लोगों की एक विशेष टीम तैयार करता है। वे आधुनिक हथियारों और बड़ी रकम के साथ मिशन पर निकल पड़ते हैं। उधर उस द्वीप पर यात्रियों के बीच डर का माहौल बना हुआ था। वहां कोई मोबाइल सिग्नल नहीं था। विमान के कम्युनिकेशन डिवाइस और रेडियो पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या वे यहां से सुरक्षित लौट पाएंगे? ब्रैड सभी यात्रियों को इकट्ठा करके समझाता है कि आपात स्थिति के कारण उन्हें यहां उतरना पड़ा। वह उन्हें आश्वासन देता है कि विमान में अभी थोड़ी बहुत बिजली बाकी है, जिससे वे कुछ सिस्टम ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप लोग शांत रहें, घबराएं नहीं, हम जल्द ही यहां से निकल जाएंगे। इसके बाद ब्रैड विमान की मरम्मत में जुट जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पावर बहुत कम बची है, इसलिए किसी तरह बाहरी मदद से संपर्क करना जरूरी है। वे नक्शा निकालकर अपनी लोकेशन पहचानने की कोशिश करते हैं। डेल नक्शा देखकर बताता है कि वे एक निजी द्वीप पर फंसे हैं जो बेहद खतरनाक माना जाता है। यहां ऐसे लोग रहते हैं जो किसी सरकार या कानून को नहीं मानते। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारी सरकार भी हमें नहीं बचा पाएगी। यह सुनकर ब्रैड कहता है कि किसी भी तरह रेस्क्यू टीम को यहां बुलाना ही होगा। दोनों रेडियो ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजली गिरने से वह पूरी तरह नष्ट हो चुका था। तब ब्रैड यात्रियों को बताता है कि रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन लैंडिंग के दौरान उसने पास में एक गांव देखा था। हम वहां जाकर किसी तरह संपर्क साधेंगे और अपनी लोकेशन कंट्रोल टावर को बताएंगे। यहीं ब्रैड एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि टोनी उसके साथ जाएगा। यह कहकर वह टोनी की हथकड़ी खोल देता है। डेल से वह कहता है कि वह विमान की पावर सिस्टम पर काम जारी रखे। मैं जल्द ही मदद लेकर लौटूंगा। इसके बाद ब्रैड और टोनी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देता है। दूसरी ओर द्वीप पर मौजूद आतंकवादी समूह का एक आदमी भागता हुआ उनके लीडर दातू के पास पहुंचता है। वह बताता है कि उसने रात में एक विमान को माइनिंग क्षेत्र में उतरते देखा है और उसमें अलग अलग देशों के कई लोग हैं। यह सुनकर दातू उसे कुछ पैसे देता है और अपनी टीम को तैयार होने का आदेश देता है। शायद वे उन लोगों को लूटने की योजना बना रहे थे। जंगल में आगे बढ़ते हुए टोनी पूछता है, तुमने मुझे आजाद क्यों किया? ब्रैड जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बाकी लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। यहां एक खतरनाक निजी सेना जैसी ताकत है और हमें मिलकर उनका सामना करना होगा। तब टोनी बताता है कि वह मिलिट्री बैकग्राउंड से है और कई साल अमेरिकी सेना में सेवा दे चुका है। कुछ देर बाद टोनी की आवाज पीछे से आनी बंद हो जाती है। ब्रैड मुड़कर देखता है, लेकिन टोनी नजर नहीं आता।
हालांकि वह जानता था कि इस घने जंगल में अकेले जिंदा रहना बेहद मुश्किल है, इसलिए वह आगे बढ़ता रहता है। जंगल के भीतर उसे एक पुराना घर दिखाई देता है। दीवारों पर गोलियों के निशान थे और जमीन पर कारतूस बिखरे पड़े थे। वह सावधानी से अंदर जाता है, लेकिन घर सुनसान था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने टेलीफोन पर पड़ती है। फोन खराब था, मगर किसी तरह वह उसे ठीक कर लेता है। ब्रैड तुरंत कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है और अपनी मौजूदा स्थिति बताता है। लेकिन उधर मौजूद व्यक्ति इसे मजाक समझकर कॉल काट देता है, क्योंकि सुबह से कई फर्जी कॉल आ चुके थे। अब ब्रैड के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अपनी बेटी को फोन करता है और पूरी स्थिति समझाकर कहता है कि तुरंत यह जानकारी एयरलाइन कंपनी तक पहुंचाए। तब पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। लंबी जद्दोजहद के बाद ब्रैड उसे मार गिराता है। तभी दो गोलियों की आवाज गूंजती है और एक शख्स उसकी ओर बढ़ता दिखाई देता है। ब्रैड तुरंत टेबल के पीछे छिप जाता है, लेकिन वह टोनी था। उसने बाहर दो आतंकवादियों को मार गिराया था और ब्रैड की मदद के लिए अंदर आया था। आखिर भागकर जाता भी कहां? चारों तरफ समुद्र और घना जंगल ही था। टोनी ब्रैड को एक बंदूक देता है और पानी पीने को कहता है। खुद को संभालते हुए ब्रैड सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वहां वह नीचे पहुंचकर एक अजीब नजारा देखता है। एक कमरे में कई वीडियो कैमरे लगे हुए थे और सामने फर्श पर खून के निशान फैले थे। वहां अलग अलग देशों के पासपोर्ट भी बिखरे पड़े थे। जब ब्रैड और टोनी कैमरों में रिकॉर्ड की गई फुटेज देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उन वीडियोस में साफ दिखाई देता है कि ये आतंकवादी अलग अलग देशों के लोगों को इस द्वीप पर अगवा करके लाते हैं, फिर उनकी सरकारों या परिवारों से फिरौती मांगते हैं। अगर पैसा मिल जाए तो छोड़ देते हैं, और अगर नहीं मिले तो बेरहमी से हत्या कर देते हैं। सच्चाई समझते ही ब्रैड और टोनी बाहर खड़ी एक गाड़ी लेकर तेजी से विमान की ओर निकल पड़ते हैं। उधर सभी यात्री ब्रैड का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वह मदद लेकर लौटेगा। तभी दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि रेस्क्यू टीम आ गई है। लेकिन वह रेस्क्यू टीम नहीं, बल्कि उसी द्वीप के आतंकवादी थे। वे आते ही गोलियां चलाकर यात्रियों को डराने लगते हैं। गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी भी सुन लेते हैं। वे गाड़ी की रफ्तार और तेज कर देते हैं। आतंकवादी सरगना दातू एयर होस्टेस से यात्रियों की सूची मांगता है। डर के मारे वह तुरंत लिस्ट दे देती है। गैंग का एक सदस्य डेल से पूछता है कि सीनियर पायलट कहां है। डेल बताता है कि वह जंगल की तरफ गया था और अभी तक लौटा नहीं। उसी समय ब्रैड और टोनी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वे दूर से छिपकर हालात देखते हैं। तभी एक लड़की भागने की कोशिश करती है, पर आतंकवादी उसे गोली मार देते हैं। यह देखकर ब्रैड आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है। अभी जाना सही नहीं है। गैंग लीडर सभी यात्रियों को एक बस में बैठा लेता है और दो आतंकवादियों को वहीं छोड़ देता है ताकि वे विमान से कीमती सामान लूट सकें। गैंग के जाते ही ब्रैड गुस्से में टोनी से कहता है कि वह उन्हें रोक सकता था। टोनी समझाता है कि दुश्मन बहुत ज्यादा थे, अकेले लड़ना आत्महत्या होता। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रैड और टोनी एक आतंकवादी को मार गिराते हैं और दूसरे को बंदूक की नोक पर पकड़कर पूछताछ करते हैं। पहले वह कुछ नहीं बताता, लेकिन सख्ती करने पर वह अड्डे की लोकेशन बता देता है। ब्रैड तुरंत कॉकपिट में जाकर अपनी यूनिफॉर्म पर वह पता लिख लेता है, फिर बचे हुए आतंकवादी को भी खत्म कर उसकी जीप लेकर बताई गई जगह की ओर निकल पड़ता है। उधर न्यूयॉर्क कंट्रोल सेंटर में विमान की सटीक लोकेशन मिल जाती है। डेविड अपनी 4 सदस्यीय स्पेशल टीम को वह लोकेशन भेज देता है। द्वीप पर आतंकवादी यात्रियों को एक सुनसान बस्ती में लाइन से खड़ा कर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ताकि बाद में सरकारों से मोटी रकम वसूली जा सके। तभी ब्रैड और टोनी वहां पहुंचते हैं। चारों ओर हथियारबंद लोग खड़े थे। वे चुपचाप दो आतंकवादियों को मार गिराते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जहां यात्रियों को रखा गया है वहां कई गार्ड तैनात हैं। टोनी को गुस्सा आ जाता है। वह पास पड़ा हथौड़ा उठाकर एक एक करके गार्ड्स को मार गिराता है। ब्रैड एक आदमी से चाबी छीनकर सभी यात्रियों को आजाद कर देता है। ब्रैड कहता है, हमें तुरंत विमान के पास लौटना होगा। मैंने मदद के लिए संदेश भेज दिया है। वह सभी को बस में बैठने को कहता है, लेकिन बस चलने से पहले टोनी बताता है कि बाहर भारी हथियारों से लैस लोग खड़े हैं। ब्रैड यात्रियों के डरे चेहरे देखता है और एक बड़ा फैसला करता है। वह टोनी से कहता है, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम सभी को लेकर निकल जाना। टोनी मना करता है, पर ब्रैड कहता है कि यही एक रास्ता है। ब्रैड आतंकवादियों के सामने जाकर कहता है कि मदद रास्ते में है, इसलिए यात्रियों को छोड़ दें। वे हंसते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी अचानक प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है। जबरदस्त गोलीबारी के बाद वे ब्रैड को छुड़ा लेते हैं। गैंग लीडर देखता है कि उसका छोटा भाई भी मारा गया है। वह कसम खाता है कि एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्राइवेट टीम का कैप्टन बताता है कि वे सिर्फ 5 लोगों की छोटी टीम है, असली रेस्क्यू टीम अभी रास्ते में है। ब्रैड समझ जाता है कि रुकना खतरनाक होगा। विमान के पास पहुंचकर वह घोषणा करता है कि पावर वापस आ गई है और उन्हें तुरंत उड़ान भरनी होगी। सभी यात्री विमान में बैठ जाते हैं।
तभी आतंकवादी फिर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी होती है। प्राइवेट टीम बेहतर हथियारों से कई आतंकवादियों को ढेर कर देती है। ब्रैड बताता है कि 5 मिनट में विमान स्टार्ट होगा। वह टोनी का धन्यवाद करता है। अंदर जाकर वह को पायलट के साथ विमान स्टार्ट करता है। बाहर टोनी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह बैग चेक करता है। उसे पैसों से भरा बैग मिलता है, लेकिन वह पहले गोलियां उठाता है और लड़ाई जारी रखता है। धीरे धीरे सभी प्राइवेट टीम के सदस्य विमान में चढ़ जाते हैं। रेडियो भी काम करने लगता है। कंपनी का मालिक सुरक्षित एयरपोर्ट की जानकारी देता है, लेकिन टोनी विमान में नहीं चढ़ता। वह पैसों का बैग लेकर भागने लगता है, क्योंकि वापस गया तो जेल तय थी। तभी दातू रॉकेट लॉन्चर लेकर विमान को उड़ाने आता है। टोनी सही समय पर उसे गोली मार देता है और सबकी जान बचा लेता है। ब्रैड पूरी ताकत से विमान को रनवे पर दौड़ाते हुए उड़ान भर देता है। टोनी दूर खड़ा देखता है, फिर पैसों का बैग लेकर जंगल में गायब हो जाता है। विमान हवा में उड़ता है, लेकिन कुछ देर बाद इंजन में आग लग जाती है। ब्रैड फिर से इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और नजदीकी एयरपोर्ट की ओर बढ़ता है। काफी मशक्कत के बाद वह विमान को सुरक्षित रनवे पर उतार देता है। सभी यात्री सुरक्षित बच जाते हैं। केबिन में तालियों की गूंज उठती है। कंपनी के अधिकारी भी राहत की सांस लेते हैं। ब्रैड पीछे जाकर देखता है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंचती है। ब्रैड यात्रियों को उनके हवाले कर देता है। आखिर में वह विमान की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी को कॉल करता है। उसकी आवाज में राहत और भावनाएं साफ झलकती हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।